चलिए आज का हम इस क्लास में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का अगला पार्ट करेंगे। कल हम देखे थे कि एक लिंगी पौधा किसे कहते हैं, मतलब एक लिंगी जो पुष्प है वो किसे कहेंगे। तो हम देखे थे ऐसा पुष्प जिसमें केवल स्त्री केसर हो या फिर ओनली पूर्ण केसर हो, वैसे पुष्प को हम कहते हैं, या फिर वैसे पौधे को हम एक लिंगी पौधे कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल था पपीता और तरबूजा। आज हम देखेंगे उभयलिंगी, और उसके बाद हम जानेंगे कि पुष्प में आखिरकार कैसे जनन होकर के और नया पुष्प बन जाता है। हालांकि कल भी यही चीज़ देखे थे, लेकिन कल हम आपको ओनली फॉर बता दिए थे। आज हम आपको लिख कर बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है एक पुष्प से नया पुष्प उत्पन्न होने में। तो सबसे पहला पॉइंट आज हम देखेंगे, लिखल है कि जब पुष्प में पूर्ण केसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं। जैसे दो पुष्प का नाम है गुड़हल और सरसों, ये दोनों ऐसा पुष्प हैं कि ये दोनों में दोनों चीज उपस्थित होते हैं, पूर्ण केसर भी और स्त्री केसर भी। तो ये जब दोनों उपस्थित होंगे, ऐसा पुष्प या फिर ऐसा पौधा जिसमें पूर्ण केसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, वैसे पुष्प को हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। और ऐसा पुष्प जिसमें केवल पूर्ण केसर या फिर केवल स्त्री केसर दोनों में से एक उपस्थित होता है, उसको हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक है, तो उभयलिंगी पुष्प किसे कहेंगे? जिसमें पूर्ण केसर भी हो और स्त्री केसर भी हो, दोनों। एग्जाम्पल गुड़हल और सरसों, ये दोनों में पूर्ण केसर और स्त्री केसर दोनों भाग लेते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं, इसलिए इस पुष्प को हम कहेंगे उभयलिंगी पुष्प। अब आगे आते हैं। अच्छा, एक और बात, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं पूर्ण केसर नर जननांग है। हालांकि ये मैं कल भी बताया था कि स्त्री केसर मादा जननांग है और पूर्ण केसर क्या है भाई? तो पूर्ण केसर नर जनन अंग है। माने नर जनन अंग का मतलब जो नर को जनन करने की शक्ति होता है वो पूर्ण केसर में होता है, और मादा को जो जनन करने की शक्ति होता है वो आपका स्त्री केसर में होता है। तो प्राकन कौन बनाते हैं? तो पूर्ण केसर प्राकन बनाते हैं। पूर्ण केसर के पास प्राकन होता है और स्त्री केसर के पास होता है वर्तिकाग्र, और यही प्राकन और यही वर्तिकाग्र आपस में संलग्न होते हैं, तब जाकर के नया जो फूल बनता है उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब देखते हैं आगे। प्राकन सामान्यतः पीले हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, दूसरा कलर का भी हो चलेगा, लेकिन पीला भी हो सकते हैं। मैंने अनुमान लगाएगा कि प्राकन अधिकतर पीला हो सकते हैं, और दूसरा कलर हो तो चले, वो तो अलग है, लेकिन पीला हो सकते हैं, पीलो हो सकते हैं, ये बात ही बोल रहा है। जब आप किसी पुष्प के पूर्ण केसर को छूते हैं तब हाथ में पीला पाउडर लग जाता है। हालांकि ये अगर आप देहात में रहते होंगे तो सरसों के पौधा अगर आप देखे होंगे तो सरसों के पौधा में पिल्ला रहता है, पिल्ला फूल रहता है। अगर आप उसको हाथ से टच कीजिएगा तो आपका हाथ में पिल्ला लग जाएगा। तो वो जो सरसों का फूल होता है उसमें दोनों चीजें होते हैं, पूर्ण केसर और स्त्री केसर दोनों, और इसीलिए इस सरसों को हम क्या बोलता है, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिकल करना हो तो अगल बगल देख लीजिएगा, तोरी जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं तोरी के पौधा को देखिएगा तो ऊपर पीला फूल होता है, उस फूल को आप टच कीजिएगा तो आपका हाथ पे पीला लग जाएगा, वो एक उभयलिंगी पुष्प होता है। आगे ये तो हो गया। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है, पुष्प के केंद्र में। कल हम आपको एक फूल से दिखाए थे कि जो बीच वाला भाग होता है उसको हम अंडाशय नाम दिए थे, वही जो है ना, वही है ये स्त्री केसर वही है, अंडाशय वाला ही भाग अंदर ही स्थित होता है, ये पुष्प के अंदर। अब आगे देखते हैं। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है तथा यह पुष्प का मादा जनन अंग है। आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो स्त्री केसर है ये मादा जनन अंग है, और जो पूर्ण केसर है ये आपका नर जनन अंग है। अब आगे देखते हैं। यह 3 भाग से बना होता है। देखिए पूर्ण केसर का तो छोड़िए, पूर्ण केसर 2 या 3, 2 अधिकतर 2 कह सकते हैं, लेकिन स्त्री केसर 3 भाग से मिलकर बना होता है। इसमें कौन कौन होता है? तो एक आधार जो सबसे निचला भाग होता है, स्त्री केसर का जो सबसे निचला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? अगर आपको पहचानना हो कि सबसे निचला भाग कैसे होता है तो वो होता है उभरा और फूला हुआ, एकदम उभरा हुआ होगा और फूला हुआ होगा, सबसे नीचे वाला भाग। आधार का बात कर रहा है। अंडाशय है। अब जो सबसे नीचे वाला भाग है, जैसे मान लीजिए पुष्प है, ये मैं थोड़ा देर के लिए मान लेता, तो ये जो नीचे वाला भाग है ये वाला, इसको हम कहेंगे क्या भाई? तो इसको हम कहेंगे, किधर गया, अंडाशय कहते हैं। हाँ, इसको हम कहेंगे अंडाशय, जो सबसे नीचे वाला भाग है।
और जो कह रहा है कि मध्य में लंबा भाग वर्तिका है। अब जैसे इसको हम देखेंगे थोड़ा देर के लिए, इसको पुष्प मान लो तो ये जो अंदर वाला भाग है, ये जो आपको दिख रहा है ये परते, ये आपका अंडाशय होगा। और ये जो अंगुली लंबा लंबा दिख रहा है ना, ये लंबा लंबा वाला अंगुली क्या हो जाएगा, वर्तिका होगा। मेरे पास पुष्प नहीं है फिलहाल, आप हाथ से ही समझ लीजिए कि ये पुष्प है। और ये जो अंदर वाला सतह है ये स्त्री केसर का, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडाशय। और ये जो फिंगर जो ये खड़ा है ये हो जाएगा आपका वर्तिका। अब आगे देखेंगे, तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र। अब देखिए ये फिर से देखिए, ये जो आपका नीचे वाला सतह है ये अंडाशय है, ये जो आपका डंडा खड़ा है ये टोटल डंडा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको हम कहेंगे वर्तिका। लेकिन ये जो फुनगी पे है ना, ये जो नाखून के यहाँ शुरू वाला जो है सतह, इसको हम कहेंगे वर्तिकाग्र। ये वर्तिकाग्र होता है। और वहां से कहाँ से भाई, तो वहां से प्राकोष से जो नर जनन अंग होता है प्राकोष, वहां से प्राकन को उठा करके यही वर्तिकाग्र पर छोड़ा जाता है। और यही वर्तिकाग्र नीचे जा करके और जो निषेचन वगैरह है वो काम करता है, तब जा करके नया पुष्प बन जाता है। अब आगे देखेंगे, लंबा भाग वर्तिकाग्र है तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है। ऑलरेडी मैं समझा दिया। जो पर चिपचिपा होता है, चिपचिपा का मतलब देखिएगा ना तो चप चप करने लगेगा। अगर आप कोई पुष्प के एकदम अंदर हाथ लगा कर देखिएगा, पूरा एकदम जहाँ गुबड़ा टाइप का होता है वहाँ हाथ लगाइएगा और देखिएगा ऐसे चिपका के वो चिप चिप करने लगेगा। वो इसलिए ना क्योंकि वो स्त्री जनन अंग है और वहाँ जनन करने के लिए वो हमेशा रेडी रहता है, तो इसलिए वहाँ जाइएगा तो वो आपको चिप चिप महसूस होगा। अब आगे देखते हैं, अंडाशय में बीजांड होते हैं। अब आपको बताएं ये चीज़ है, नीचे वाला अंडाशय है, ये वाला वर्तिका है, फुनगी वाला वर्तिकाग्र है। अब ये जो नीचे वाला ये जो परते हैं, जो पुष्प का परते होते हैं वो अंडाशय होते हैं। और इस अंडाशय में बीजांड होता है, बीजांड उसके अंदर। अब वो बीजांड का क्या काम है, तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। अब इतना ही नहीं, यहाँ पर ही आपका अंडाशय हुआ, उसके अंदर बीजांड हुआ। अब उस बीजांड में, हर बीजांड में बहुत सारे अंड कोशिका होता है, बहुत सारा अंड कोशिका माने अंडा देने वाला कोशिका। अब अंड कोशिका होता है, प्राकन द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका मादा युग्मक से संलयित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, तो देखिए जो परागकोश से परागकण निकलते हैं वो वर्तिकाग्र से और वर्तिका से होते होते अंडाशय से होते होते जो बीजांड के अंदर अंड होता है, जो बीजांड के अंदर अंड कोशिका होता है, उससे जाकर के संलयित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और जब मिल जाते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। एक बार फिर से प्रोसेस को समझेंगे। प्राकोष से जो कि नर क्या बोलता है, पुंकेसर है यानी नर जनन अंग है, वहां से प्राककण निकले, प्राकन वर्तिकाग्र पर आए, वर्तिकाग्र से हुए, फिर वर्तिका पर गए, फिर आपका अंडाशय में आए, फिर आपका वहां से बीजांड में गए, फिर बीजांड से वहां अंड कोशिका में गए, प्राककोश, और जा करके मिल गए। और जब मिल गए तो वहाँ युग्मनज बन गया, निषेचन की क्रिया हो गई। अब आगे जो संतान का बनाने का प्रोसेस है वो चलने लगेगा। अब आगे देखते हैं, जनन कोशिकाओं के इस युग्मक अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है जिसमें नए पौधे विकसित होने की क्षमता होती है। वही बातें हैं, मेन फोकस ये था ना कि प्राकोष में प्राकन होते हैं, वहां से प्राकन चाहे तितलियों के द्वारा या हवा के द्वारा या अदर भी कोई चीज के द्वारा उड़ करके और वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। और वर्तिकाग्र पर आने के बाद वर्तिका से होते हुए अंडाशय में जाते हैं, अंडाशय में बीजांड होता है, फिर उसमें प्राकोष प्रवेश करते हैं, और फिर वहां से प्राकोष जो बीजांड के अंदर अंड कोशिका होता है वहां प्रवेश कर जाता है। और जब प्राकन अंड कोशिका में प्रवेश करता है तो वहां मिल जाता है अंड कोशिका से, और जब मिल जाता है तो मिलने के बाद क्या होता है, वहां से निषेचन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है और फिर नया पुष्प या फिर नया पौधा बन जाते हैं। तो आज का लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, और जो बचा हुआ भाग है वो हम कल करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप ले लीजिए।